बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर। अब हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर, यानी कि ये लॉ क्या कहता है। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम समझा चाहे तो किसी भी बॉडी के ऊपर अगर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं, अगर मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाता हूँ, बाहर से किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाता हूँ, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहने वाला है। लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहने वाला है, इसका मतलब ये कि अगर इफ एफ एक्सटर्नल इन एनी बॉडी, अगर किसी बॉडी के ऊपर आपने एक्सटर्नल फोर्स मान लो जीरो लगाया, आपने कोई फोर्स लगाया ही नहीं, तो उसके मोमेंटम में कितना चेंज होगा, उसके मोमेंटम में कितना चेंज होगा। जस्ट वेट। आपने किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो लगाया तो उसके मोमेंटम में कितना चेंज होगा, तो उसके मोमेंटम में चेंज होना चाहिए, कंजर्व रहना है। उसके मोमेंटम को क्या रहना है, कंजर्व रहना है। उसके मोमेंटम में कोई भी चेंज प्रोड्यूस नहीं हो सकता अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाए। देखिए एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तभी मोमेंटम चेंज होगा। आइए इस बात को प्रूफ करते हैं। तो देखिए न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है। न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये न्यूटन ने कहा था कि फोर्स जो है वो मोमेंटम में चेंज के बराबर है। अब ये जो फोर्स है ये ऑलवेज एक्सटर्नल फोर्स होता है। सपोज ये एक्सटर्नल फोर्स आपका जो है, ये एक्सटर्नल फोर्स जो मैंने रखा ये जीरो। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो, इट मींस dp अपॉन dt इज इक्वल टू जीरो। डिफरेंशिएशन ऑफ p इज जीरो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ p इज जीरो का मतलब ये कब होता है, जब आप किसी कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका रिजल्ट आपके पास जीरो आता है। इसका तो ये मतलब हुआ कि P इज कांस्टेंट, P इज कांस्टेंट। यानी कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं, तो उस बॉडी का लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहने वाला है। उस बॉडी का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहने वाला है। P मेरे पास क्या होने वाला है, कांस्टेंट। मान लीजिए अब मैंने माना कि मेरे पास एक एन पार्टिकल सिस्टम है, एन पार्टिकल वाली कोई बॉडी है, एन पार्टिकल सिस्टम है, और एन पार्टिकल सिस्टम में सभी लोग सभी की वेलोसिटी जो है v1 v2 v3 ले ले, तो सभी का मोमेंटम मैंने कहा पहले पार्टिकल का p1, दूसरे पार्टिकल का p2, तीसरे पार्टिकल का p3, ऐसे ऐसे करते मेरे पास pn एन पार्टिकल्स है जिनके मोमेंटम p1 p2 p3 pn है। अगर इनका टोटल मोमेंटम मैं देखूं तो टोटल मोमेंटम मेरे पास आया p जो कि बराबर है p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस एंड सो ऑन p ऑफ n। टोटल मोमेंटम ये होगा। अगर मेरे पास n पार्टिकल है और पहले पार्टिकल का मोमेंटम p1, दूसरे का p2, तीसरे का p3, ऐसे करके p1 है, तो ये मेरे पास टोटल मोमेंटम होगा। अब अगर आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, अगर मैंने उस बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स का मतलब समझिए बेटा बाहर से लगाया गया फोर्स, बाहर से लगाया हुआ फोर्स दो टाइप के भी फोर्स आपके इंटरनल भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स को जीरो करे, तो मेरे पास जो d बाय dt है वो होगा जीरो। इसका मतलब p मेरे पास होगा एक कांस्टेंट, कांस्टेंट, और p कांस्टेंट, इसका मतलब p1, p किसके इक्वल है, p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस p3 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन। यानी कि किसी n पार्टिकल सिस्टम के लिए अगर आप मोमेंटम निकालने जाए तो वो मोमेंटम भी कांस्टेंट आएगा अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स जीरो लगा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये कहती है कि मोमेंटम आपकी बॉडी का कंजर्व रहेगा अगर उसके ऊपर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। मोमेंटम आपकी बॉडी का कंजर्व रहेगा अगर आप उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। चलिए थोड़ा इसको एग्जांपल से समझते हैं। अब मान लीजिए कि एक फेमस एग्जांपल इसका रहा है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन निकालने के लिए आते हैं जनरली वो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन की बात करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक गन है, ये मेरे पास एक गन है, ओके, ये मेरे पास कोई गन है। मैंने ये कहा है कि इस गन का मास मेरे पास m है, इस गन का मास मेरे पास m है,
और इसकी वेलोसिटी मेरे पास कैपिटल वी है। इसमें एक बुलेट लगी हुई है, उस बुलेट का मास देखें, उस बुलेट का मास m है और उसकी वेलोसिटी स्मॉल v है। इनिशियली इनिशियली यानी कि जब आपने फायर नहीं किया था, एक्चुअल में होगा क्या, यहाँ पे न्यूटन्स का थर्ड लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन एक साथ काम करने वाले हैं। न्यूटन्स का थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर आपने इस ट्रिगर को दबाया तो बुलेट बाहर की तरफ निकलेगी। ओके, और ये बाहर की तरफ निकलेगी यानी कि एक्शन होगी इधर, तो ऑब्वियसली इसका रिएक्शन फोर्स होगा इधर, ऑब्वियसली इसका क्या होगा, रिएक्शन फोर्स होगा। और आप ये जानते हैं न्यूटन्स लॉ की, जितना एक्शन फोर्स होगा उतना ही आपके पास रिएक्शन फोर्स होगा विद अपोजिट डायरेक्शन, उतना ही मेरे पास क्या होगा, रिएक्शन फोर्स होगा। तो इसके ऊपर अगर मैं एफ एक्सटर्नल देखूं, एफ एक्सटर्नल फोर्स देखूं तो वो तो जीरो है। एफ एक्सटर्नल कितना है, जीरो है ना, क्योंकि जितना एक्शन फोर्स था उतना ही रिएक्शन फोर्स था, दोनों इंटरनल टाइप के फोर्स थे, तो जितनी एक्शन हुई उतनी ही रिएक्शन हुई और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो एफ एक्सटर्नल कितना हुआ, जीरो। अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है तो इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो इसका मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। इट मींस इसका मोमेंटम जो बिफोर द फायरिंग था, मोमेंटम बिफोर द फायरिंग, वही मोमेंटम होना चाहिए मोमेंटम आफ्टर द फायरिंग, आफ्टर द फायरिंग। अब देखो, कंजर्व रहने का मतलब समझिए, कंजर्व रहने का मतलब है जो बिफोर था आफ्टर होगा, जो बिफोर था आफ्टर होगा। चेंज इन मोमेंटम वहां पे जो है, अगर हमें इसको और अच्छे से देखा जाए कि एफ इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ पी अपॉन में डेल्टा ऑफ टी में कर दूं और एफ एक्सटर्नल मेरे पास जीरो हो, तो डेल्टा ऑफ पी जो है ना वो मेरे पास जीरो आएगा या कांस्टेंट आने वाला है, यानी कि चेंज इन मोमेंटम जीरो आने वाला है। चेंज इन मोमेंटम, ये जरूर चेंज इन मोमेंटम, ये जरूरी नहीं है कि मोमेंटम बिफोर हमेशा जीरो हो, आफ्टर हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू, चेंज इन मोमेंटम जीरो आना चाहिए। यहां पर इस केस में बिफोर यानी कि आपने ट्रिगर नहीं दबाया, उसके पहले आपका मोमेंटम था, आपने उसको नाम दिया पी इनिशियल और इसको आपने नाम दिया पी फाइनल। बिफोर द फायरिंग मोमेंटम कितना, मास ऑफ द गन m, और वेलोसिटी ऑफ द गन कितनी भाई, बिफोर द फायरिंग तो जीरो रही होगी। बुलेट का मोमेंटम m, वेलोसिटी कितनी, जीरो, क्योंकि ना तो बुलेट फायर हुई है, बुलेट उसके अंदर है, तो बिफोर द मोमेंटम तो मेरे पास जीरो आया। ओके, आफ्टर क्या हुआ, आफ्टर मैंने ये देखा कि जो मेरी गन का मास है m और वो v वेलोसिटी से बैक साइड में वो रिकॉइल हुई, उसको v वेलोसिटी से पीछे की तरफ एक फोर्स लगा, तो उसका मोमेंटम हो गया कैपिटल M इंटू कैपिटल V। अब बुलेट क्या करेगी, बुलेट आगे निकलेगी, बुलेट का भी तेजी से आगे निकलेगी, बुलेट का मास m है तो बुलेट की वेलोसिटी v वेलोसिटी से निकली। ओके, तो मोमेंटम बिफोर कितना था, जीरो, तो मोमेंटम आफ्टर भी कितना होगा भाई, mv प्लस m इंटू v। यहां से अगर ये पूछा जाए आपसे, यहां से अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ कि गन किस वेलोसिटी से पीछे गई, जिसको आप रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं, तो जब आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस ऑफ कैपिटल माइनस ऑफ v इज इक्वल टू देते हैं, तो v इज इक्वल टू एम वी अपॉन में कैपिटल है, तो ये मेरे पास रिकॉइल वेलोसिटी होगी मेरी गन की, ये मेरे पास रिकॉइल वेलोसिटी होगी मेरी गन की एम वी अपॉन में कैपिटल एम। अब किसी ने अगर आपसे पूछा कि बताओ कि वेलोसिटी बुलेट की ज्यादा होगी कि गन की ज्यादा होगी, यानी कि वेलोसिटी किसकी ज्यादा होने वाली, तो भाई जिसका मास कम उसकी वेलोसिटी ज्यादा, जिसका मास कम उसकी वेलोसिटी ज्यादा, यानी बुलेट की वेलोसिटी ज्यादा, और जिसका मास ज्यादा उसकी वेलोसिटी कम, क्योंकि इन दोनों का सम मेरे पास कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आप इस तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन को निकाल सकते हैं। दूसरे और भी कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं, जैसे एक और एग्जांपल देखो, जैसे बम है, अगर बम सुना है सर, दीपावली पे फोड़ते हैं ना, वही वाला बम, हाँ,
दीपावली पे फोड़ते हैं तो आपने देखा होगा कि जो कुछ बम्स होता है बलून्स की तरह निकलते हैं ना, जो स्काई में जाते हैं ऊपर की तरफ बलून्स की तरफ निकलते हैं, तो बम्स में आखिर में होता क्या है? आपके बम में आखिर में ये है कि मान लीजिए वो 4 पार्ट से मिलके बना है, कुछ इस तरीके से आपका बम बना हुआ है। यहाँ पे उसका कुछ पॉइंट रहता है जिसको आप फायर करते हैं, और फायर करने के बाद ये जलते 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 यहाँ पे बारूद भरा हुआ रहता है जो ब्लास्ट होता है। अब क्या होता है कि ये जब बम ब्लास्ट होगा तो ब्लास्टिंग के पहले यानी कि पी इनिशियल जो इसका मोमेंटम है वही इसका पी फाइनल आफ्टर ब्लास्टिंग भी मोमेंटम होगा। और ब्लास्टिंग के पहले इसका मोमेंटम कितना है मेरे पास, यानी कि ये सभी पार्ट रुके हुए हैं। अब ये जब बम ब्लास्ट होगा तो ये इधर जाएगा, मान लो ये P1 के साथ गया, ये P2 मोमेंटम के साथ गया, ये P3 मोमेंटम के साथ गया, और ये P4 मोमेंटम के साथ गया। तो इनिशियल कितना था? इनिशियल कितना था? रेस्ट में था ना। कोई भी आपने जब इसको फायर किया ही नहीं, आपने इसको फायर किया नहीं, तो इसमें ये सारे किसमें थे? रेस्ट में, क्योंकि इनमें किसी में वेलोसिटी नहीं थी, मास था, वेलोसिटी नहीं थी। तो मोमेंटम तो मास और वेलोसिटी दो से बनता है, तो ये क्या हो गया मेरे पास? जीरो। और जब ब्लास्टिंग हुई तो ये गया P1 मोमेंटम से, ये गया P2 मोमेंटम से, ये गया P3 मोमेंटम से, और ये गया P4 मोमेंटम से। तो आप P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर प्लस P4 वेक्टर कर सकते हैं। यानी कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहने वाला है, शर्त है कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो आपकी बॉडी का मोमेंटम कंजर्व रहने वाला है। क्लियर हुई इतनी बात? तो ये थी आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की थ्योरम। ओके, चलिए अब हम बात करने वाले हैं। हेलो बच्चों, तो अब हम बात करने वाले हैं, हमारे पास एक व्यक्ति है, पर्शियन इन अ लिफ्ट। पर्शियन इन लिफ्ट। लिफ्ट में सब लोग गए होंगे। अच्छा, लिफ्ट वो वाली लिफ्ट नहीं जो आप किसी से मांगते हैं, लिफ्ट वो जो वर्टिकल मोशन करती है ना। तो आप अगर किसी लिफ्ट में बैठे हैं, कभी जो अप डाउन मोशन करती है, क्या काम करती है? ऊपर जाती है। आपको बहुमंजिला इमारतों पे या किसी टावर्स पे ऊपर हाइट पे ऊपर जाना रहता है तो आप लिफ्ट का यूज करते हैं। एक मोटर लगी रहती है जो नीचे से लिफ्ट को ऊपर की तरफ ले जाती है। अब लिफ्ट में एक्चुअल में होता क्या काम है? अभी हमने मोशन को देखा है हॉरिजॉन्टली। लिफ्ट जो है वो वर्टिकल मोशन का एक एग्जांपल है। लिफ्ट जो है वो वर्टिकल मोशन का एग्जांपल है। वर्टिकल मोशन होती है लिफ्ट के अंदर, यानी कि जब लिफ्ट की बात करी जाएगी तो जी भाई साहब आपके पास आने वाले हैं। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का रोल प्ले होगा लिफ्ट के केस में। अब यहाँ पे पर्सन इन लिफ्ट के लिए हमें क्या बताना है? हमें किसी व्यक्ति को लिफ्ट के अंदर बिठाना है, और अलग अलग, ये कोई व्यक्ति है जो लिफ्ट में बैठा है, खड़ा भी हो सकता है, और मुझे क्या करना है? मुझे इस लिफ्ट को कभी ऊपर ले जाना है, कभी नीचे ले जाना है, कभी एक्सेलरेट करते हुए ले जाना है, कभी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे निकालना है। तो अलग अलग केसेस में इस व्यक्ति के पांव के नीचे एक वेट मशीन है, उसकी रीडिंग्स मुझे रीड करना है। वेट मशीन है, उसकी रीडिंग्स मुझे रीड करना है। वेट मशीन की जो रीडिंग्स W, जो वेट आने वाला है, वो किसके इक्वल आता है? अगर आप देखें इस ऑब्जेक्ट का वेट मैंने कहा, तो वेट मशीन एक्चुअल में W को मेजर नहीं करती, वो मेजर करती है R को। वो रिएक्शंस, नॉर्मल रिएक्शंस फोर्स को मेजर करती है, और इस जितनी वैल्यू इस R की है उतनी ही उसका वेट होता है। आप सभी जानते हैं कि R और W एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं। तो जितना उसका R उतना उसका वेट, जितनी जिसकी नॉर्मल रिएक्शन, तो वेट मशीन इस R को मेजर करती है। ओके, तो जब आप लिफ्ट में बैठते हैं तो पता है कि आपको कि आप लिफ्ट में कभी हैवी हो जाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं, है ना। उन केसेस को डिस्कस करेंगे। पहला केस देखो, पहला केस, अगर ये लिफ्ट में बैठा हुआ व्यक्ति ऊपर की तरफ जा रहा है, मान लीजिए कि लिफ्ट आपकी जा रही है ऊपर विथ एक्सेलरेशन A,
इस व्यक्ति का मास है m, तो इसका वेट डाउनवर्ड काम कर रहा होगा mg। इसका वेट कहाँ काम कर रहा होगा, नीचे डाउनवर्ड, जो कि कितना होगा mg। और इस mg की एक नॉर्मल रिएक्शन हो रही होगी ऊपर, जिसको आप कहेंगे r। भाई वेट नीचे, mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन का ऊपर, जिसको आपने कहा r। तो इस व्यक्ति का वेट मुझे मेजर करना है, ये फर्स्ट केस था। when lift moving upward with constant acceleration, भाई कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। ओके, आइए न्यूटन सेकेंड लॉ लगाते हैं, इसको ऊपर फोर्स को बैलेंस करते हैं। अब इसके ऊपर ऊपर नीचे जा रही है, तो नेट फोर्स तो लग रहा है ऊपर, नेट फोर्स लग रहा है ऊपर, एक्सेलरेशन ऊपर। अगर एक्सेलरेशन ऊपर है तो ऊपर वाले फोर्स को आपको पॉजिटिव लेना चाहिए, यानी कि आर को लेंगे पॉजिटिव आर, और जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है वो कौन है आपका mg। तो मैंने लिखा आर माइनस mg। आर माइनस mg में आर ग्रेटर है, भाई आर ग्रेटर होगा तभी तो ऊपर जाएगी, आर ग्रेटर होगा तभी तो ऊपर जाएगी, तो ऊपर जा रही है। परंतु न्यूटन ने कहा कि इसका मास तो m है और ये a वैल्यू से एक्सेलरेट हो रही है। अगर यहां से r की वैल्यू निकाली जाए तो r की वैल्यू होगी ma प्लस mg, यानी कि r इज इक्वल टू मेरे पास आएगा m ब्रैकेट a प्लस g। ये क्या हो गया, ये हो गया कि पहले जब लिफ्ट रुकी हुई थी तब उसकी नॉर्मल डायरेक्शन mg के बराबर था, तब उसका वेट mg के बराबर था। जैसे ही लिफ्ट a एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है तो वो व्यक्ति थोड़ा हेवी हो गया, यानी कि mg में ma ऐड हो गया, ma ऐड हो गया, यानी कि उसका मास बढ़ गया, यानी कि अब वो व्यक्ति मुझे भारी नजर आने वाला है। अगर किसी का वेट कम है आप उसको लिफ्ट में बिठा दो और लिफ्ट को अच्छे एक्सेलरेशन के साथ ऊपर भेज दो, तो वो अगर वेट मशीन पर खड़ा है तो वेट मशीन उसके रीडिंग्स उसके एक्चुअल वेट से ज्यादा देगी। इस केस में जो उसका अपीरेंट वेट है, जो आपको दिखाई देगा, वो ज्यादा होगा उसके रियल वेट से। हो सकता है वो 50 केजी का हो तो वो 60 केजी दिखाई दे, 55 केजी दिखाई दे, और डिपेंड करता है कि किस एक्सेलरेशन से आपने उसको ऊपर भेजा। तो जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो हमने पहली बात कही कि व्यक्ति हेवी हो जाएगा, ठीक है भाई। दूसरी बात, अब क्या करें, ऊपर जा लिया, अब नीचे आते हैं। अब when lift downward, अगर डाउनवर्ड जा रही है, वो अगेन वही विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, अगर वो डाउनवर्ड की तरफ जा रही है तो इस केस को वेट वर्टिकल डाउनवर्ड, ओके, नॉर्मल डायरेक्शन आर अपवर्ड, ठीक है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे डाउनवर्ड। नीचे डाउनवर्ड एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो भी फोर्स होगा उसको पॉजिटिव लेंगे, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कौन है मेरा mg। तो मैंने इसको लिखा mg माइनस ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स कौन है आपका r, mg माइनस r इज इक्वल टू m इंटू a एक्सेलरेशन से नीचे जा रही, तो मैंने लिखा mg माइनस r, mg ग्रेटर होना चाहिए तभी तो ये नीचे की तरफ जाएगी, तो मैंने लिखा mg माइनस r। यहां से r की वैल्यू निकालते हैं, तो r की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, r इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास mg माइनस ma। ध्यान दो, पहले mg में ma ऐड हो रहा था, वेट बढ़ गया था, अब mg में से ma माइनस हो रहा है, यानी कि वेट कम हो जाएगा। वो व्यक्ति क्या हो जाएगा भाई साहब, वो व्यक्ति हल्का हो जाएगा। यहाँ पे mg उसका रियल वेट था, ma उसमें से कम हो गया, तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूं उसका जो अपीरेंट वेट है वो कम होगा, किससे, उसके रियल वेट से। इसको W बनाना चाहिए, उसके रियल वेट से। यानी कि किसी व्यक्ति का वेट अगर बहुत ज्यादा है, अगर आपको कोई कहता है कि आप मोटे हैं, भारी है, भरकम है, तो आप एक काम करिए, आप उसको ये प्रूफ करने के लिए आप मोटे नहीं हैं, एक बैलेंस ले जाइए और लिफ्ट में बैठ जाइए और लिफ्ट को वर्टिकल डाउनवर्ड लेके आइए। अगर लिफ्ट को आप वर्टिकल डाउनवर्ड लेके आएंगे तो आपका
अपीरेंट वेट जो वो रीडिंग देखेगा वो वेट कम होगा आपके रियल वेट से। मान लीजिए आपका वेट 1000 kg है, 100 kg ले लेते हैं, 1000 kg का तो इंसान ही नहीं होता, तो 100 kg है, तो 100 kg है, आप लिफ्ट को एक्सेलरेट करते हुए नीचे ले जाइए। अगर आप नीचे ले जाएंगे तो आपका रियल वेट ज्यादा, जबकि जो रीडिंग्स देगा वो कम, क्योंकि आपका वेट मशीन नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करता है। ओके, अब इसी केस में देखो, अगर इसी केस में तीसरा केस, अगर आप लिफ्ट में बैठे ही हैं, अगर आप लिफ्ट में बैठे ही हैं और किसी ने लिफ्ट को काट दिया, यहां से किसी ने लिफ्ट को काट दिया, आप लिफ्ट में बैठे, कोई सीजर लाया और उसने काट दिया। सर लिफ्ट ऐसे थोड़ी कटती सीजर से, वो तो वायर लगे रहते हैं। भाई सर है, कुछ भी कर सकते हैं, मान लो कि सर ने इसको काट ही दिया। अगर आप इसको काट देंगे तो ये किस एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ गिरेगी? लिफ्ट जी। और आप भी किस एक्सेलरेशन से गिरोगे? जी। अरे हाँ या ना? अगर ये लिफ्ट ब्रेक हो जाएगी, ये टूट जाएगी, तो ये लिफ्ट जो है वो भी ए से जी से नीचे गिरेगी और आप भी जी से नीचे गिरोगे। उस केस में इसका जो आर है वो आर इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी, जी माइनस जी, जी माइनस जी, यानी कि आर इज इक्वल टू जीरो। ओहो, आर की वैल्यू जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? आर की वैल्यू जीरो रिप्रेजेंट करेगी वेटलेसनेस कंडीशन। क्या करेगी? वेटलेसनेस कंडीशन, यानी कि आपका कोई भी वेट शो नहीं होगा, आपका वजन 0 किलोग्राम हो जाएगा। कब? जब लिफ्ट को काट दिया जाए। अगर आप लिफ्ट को काट देंगे तो आप और आपकी लिफ्ट दोनों सेम एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ गिरेगी। उस टाइम में हमारा वेटलेसनेस की केस बनेगा। एक और केस बन सकता है, वो कौन सा केस बनता है जनरली? वो इस वाले को ही देख लो। आप नीचे गिर रहे हैं, आप नीचे गिर रहे हैं, आपका एक्सेलरेशन ए है, ठीक है, अभी आपका एक्सेलरेशन जी से कम है, आप ग्रेविटी 9.8 के एक्सेलरेशन से नीचे गिरती है, आप उससे कम एक्सेलरेट हो रहे हैं। ओके, परंतु अगर ऐसा हो कि आप 9.8 से ज्यादा एक्सेलरेशन से गिर जाए, यानी कि मैं उस केस की बात कर रहा हूं जिस केस में आपका ए जो है वो ग्रेटर देन जी हो जाए, ए जो है वो ग्रेटर देन जी हो जाए, तो इस इक्वेशन को देखो, ये क्या है? आर इज इक्वल टू एम, आर इज इक्वल टू एम ब्रैकेट के अंदर जी माइनस ए, एंड ए इज ग्रेटर देन जी, तो आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ व्हाट? अगर ये ग्रेटर है तो जो भी क्वांटिटी आएगी वो नेगेटिव में आने वाली है, यानी कि मास क्या नेगेटिव हो जाएगा? मास क्या नेगेटिव हो जाएगा? सर नेगेटिव मास तो होता ही नहीं है, नेगेटिव मास कहां से आ गया? तो नेगेटिव मास नहीं होगा, लेकिन इस केस में आप लिफ्ट के रूफ पे जाके टकराने वाले हैं। जब ये आप गिर रहे हैं जी एक्सेलरेशन से और लिफ्ट गिर रही है ए एक्सेलरेशन से, और ए जो है वो ग्रेटर देन है जी से, यानी कि ये लिफ्ट ज्यादा एक्सेलरेशन के साथ नीचे गिरेगी और आप तो जी के साथ नीचे गिर रहे हैं, तो होगा क्या? ये लिफ्ट जल्दी नीचे जाने की कोशिश करेगी, यानी कि आप जो है वो यहां रह जाएंगे, आपके छत, आपके सर पर लगने वाली है लिफ्ट, और उसकी वजह आप नहीं है, उसकी वजह उस लिफ्ट का एक्सेलरेशन। वो लिफ्ट काफी फास्ट जा रही है नीचे। जैसे कभी आपने बचपन में किसी पत्थर को पकड़ते हुए देखा होगा, कुछ लोग करते हैं ऐसा, ये एक पत्थर लेते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे गिराते हैं, ये पत्थर, ये मैंने मार कर लिया, ये गिर रहा है, फिर मैं इसको पकड़ता हूँ। कुछ इस तरीके से अगर मैं किसी गिरती हुई चीज को पकड़ रहा हूं तो मैं जिस एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा हूं वो एक्सेलरेशन ग्रेटर है जी से, तभी जाके तो मैं उसके गिरने से पहले नीचे पहुंच पाऊंगा। तो ए की वैल्यू अगर ज्यादा है तो नेगेटिव मास नहीं बताना है, मास यहाँ पर जो मीटर की रीडिंग्स होगी, जो आपका वेट मशीन बताएगी, वो जीरो ही बताएगी, नेगेटिव बताने की गलती नहीं करना, क्योंकि मास नेगेटिव होता नहीं। तो ये था किसी व्यक्ति के लिए लिफ्ट में अगर वो यूनिफॉर्म मोशन करे, एक्सेलरेटेड मोशन करे, तो जब वो एक्सेलरेटेड मोशन करेगा ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, भारी हो जाएगा, ए एक्सेलरेशन से नीचे आ जाएगा, हल्का हो जाएगा।
अगर लिफ्ट कट कर दी जाए, ब्रेक कर दी जाए, तो वो वेटलेसनेस के कंडीशन में जाएगा, यानी कि उसका वेट वहां पे जीरो आएगा। और अगर लिफ्ट को जबरदस्ती एक्सेलरेशन दिया जाए जो कि ग्रेटर देन हो जी से, उस टाइम पे वो व्यक्ति लिफ्ट की रूफ से टकराएगा और उसका रीजन होगा लिफ्ट का नीचे जाना। वो तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरेगा। और एक और केस बनता है जब सब कुछ चीजें यूनिफॉर्म हो, सब कुछ चीजें यूनिफॉर्म, यानी कि आपकी लिफ्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन। भाई जनरली लिफ्ट यूनिफॉर्म मोशन ही करती है। तो अगर लिफ्ट यूनिफॉर्म मोशन करती है तो उसका वेट हमेशा mg ही होगा, उसकी आर जो है वो ऑलवेज mg ही होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन करेगी तो एक्सेलरेशन जीरो रखोगे ना बेटा आप। यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन जीरो, यहाँ पे ए को जीरो रख दो mg, यहाँ पे ए को जीरो रख दो mg, यहाँ पर ए को जीरो रख दो mg। तो जब यूनिफॉर्म मोशन करेगी, यूनिफॉर्म तरीके से अप जाएगी, यूनिफॉर्म तरीके से डाउन जाएगी, तो mg उसका वेट जो कि रियल वेट और के बराबर आने वाला है। तो ये था, जब कोई व्यक्ति लिफ्ट में सफर करेगा तो उसे इन चीजों को फील करने को मिल सकता है।